हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद शॉर्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 5 ह्यूमन रिसोर्सेज। तो आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 5 ह्यूमन रिसोर्सेज स्टार्ट करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो इसे हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सर्फेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. More than 90% of the world population lives in about 30% of the land surface. The distribution of population in the world is extremely uneven. Some areas are very crowded and some are sparsely populated. The crowded area are South and Southeast Asia, Europe and Northeastern North America. Very few people live in high latitude areas, tropical deserts, high mountains and areas of equatorial forest. Many more people live north of the equator than south of the equator. Almost 3/4 of the Earth's people live in two continents, Asia and Africa. 60% of the world's people stay in just 10 countries. All of them have more than 100 million पीपल्स. तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि जो लोग हैं वो अर्थ के चारों तरफ फैले हुए हैं, चारों ओर फैले हुए हैं, अर्थ में पूरा अर्थ के सरफेस में फैले हुए हैं. और ये फैले हुए हैं द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो पॉपुलेशन है उसके डिस्ट्रीब्यूशन से फैले हुए हैं. 90% से ज़्यादा जो लोग हैं वो अर्थ के 30% लैंड में ही रहती हैं, यानी कि जितनी भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का 90% तक खाली वो एक ही वो 90% खाली 30% एरिया में ही रहती है. और जो उसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है वो है यहाँ के एक्सट्रीमली पॉपुलेशन. कुछ एरिया होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड होते हैं और वहाँ पे क्या स्पार्सली पॉपुलेशन भी होती है. और जो बहुत सारे एरिया जहाँ मतलब जो एरिया है जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं वो गया एशिया, यूरोप, अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका. यहाँ पे जो हैं बहुत सारे लोग रहते हैं. 60% मतलब कि जैसे कि 10 कंट्री है तो 10 कंट्री में मतलब कि जो 60% पॉपुलेशन है वो सिर्फ 10 कंट्री में ही. आपको पता होगा हमारे इंडिया में ही कितनी 140 करोड़ लोग रहते हैं. 140 करोड़ लोग हमारे भारत में रहते हैं. और इन 10 कंट्री जो हैं उनमें एवरेज लिया जाए तो 100 मिलियन 100 मिलियन तक के पीपल इन 10 कंट्री में ही रहते हैं. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं. पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस. इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर. द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 51% स्क्वायर किलोमीटर. साउथ सेंट्रल एशिया हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलोड बाई ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया. तो क्या कहते हैं कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो नंबर ऑफ पीपल से ली जाती है कि वो किस यूनिट एरिया में रह रहे हैं, अर्थ की किस यूनिट एरिया सरफेस में रह रहे हैं. ये एक नॉर्मली एक्सप्रेस करा जाता है इसको क्या पर स्क्वायर किलोमीटर में. और जिसका एवरेज होता है डेंसिटी का पॉपुलेशन का वो होता है 51% पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 51 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर. एक स्क्वायर किलोमीटर में 51 लोग रहने चाहिए, इतना एवरेज लेकर के चला जाता है. और सबसे जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है जैसे कि सेंट्रल एशिया हो गया, इंडिया हो गया हमारा, ये भी एशिया में आता है, तो सेंट्रल एशिया हो गया, ईस्ट एशिया होगा और साउथ ईस्ट एशिया होगा, यहाँ पे ऐसा है. फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. तो इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो पहला फैक्टर्स है हमारा जियोग्राफिकल फैक्टर. तो इससे स्टार्ट करते हैं. तो आता है हमारे टोपोग्राफी. तो टोपोग्राफी people always prefer to live on plains rather than mountains and plateaus because these areas are suitable for farming, manufacturing and service activities. The Ganga plains are the most densely populated areas of the world, while mountains like Andes, Alps and Himalayas are sparsely populated. तो क्या कहा जाता है जो टोपोग्राफी जहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं उस जगह की टोपोग्राफी भी एक बहुत ही बड़ा मेन फैक्टर होता है. वो कैसे होता है देखो, लोग जो होते हैं वो एक प्लेन एरिया में, एक मैदान वाले एरिया में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि वो पहाड़ों में या ढलान में रहें. तो आपने देखा होगा जो गंगा
प्लेन्स हैं जो कि कहाँ पर है, यूपी में। तो यूपी में जो यूपी है उत्तर प्रदेश, वो इंडिया का सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है। यहाँ पे 25 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। हाँ, तो यहाँ पे 25 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या एक प्लेन एरिया है। और अगर आप बात करें जम्मू कश्मीर की, वो कैसा, वो एक माउंटेन वाला रीजन है, माउंटेन रीजन है। तो वहाँ पे कम, और भी बहुत सारी जैसे कि माउंटेन रेंजेस, जैसे एंडीज हो गई, ठीक है, और एल्प्स हो गया, या फिर हिमालय भी हो गए। तो इन सब रेंजेस में, इन सब एरिया में क्या होता है, इन सब रीजन में लोग कम रहना पसंद करते हैं। यहाँ की ये जो जगह होती है वो क्या डेंसली, वो थोड़ी स्पार्सली पॉपुलेटेड होती है। और जो प्लेन्स एरिया होते हैं वो क्या, वो डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। ये तो पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर क्या हो गया, क्लाइमेट। पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स दैट आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड, लाइक सहारा डेजर्ट, पोलर रीजन्स ऑफ रशिया, कनाडा एंड अंटार्कटिका। तो क्या कहते हैं कि पहला तो फैक्टर हो गया टोपोग्राफी, और दूसरा बहुत बड़ा मेन फैक्टर है वो है क्लाइमेट। क्लाइमेट भी अफेक्ट करता है कि लोग, वहाँ की जो जनसंख्या है, वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होगी या कम होगी, वो इसलिए देखो, लोग जो हैं वो क्या एक नॉर्मल टेम्परेचर में रहना चाहते हैं। और कुछ जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है और कुछ जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो जैसे कि अगर सहारा की बात करें, यानी कि अफ्रीका की बात करें, तो अफ्रीका में बहुत ज़्यादा क्या, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और उसी गर्मी की वजह से क्या, जो अफ्रीकन्स होते हैं उनका जो कलर है वो थोड़ा डल हो जाता है। वो नेचुरली होता है, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वो क्या, वो नेचुरली हो ही जाता है। अगर आप बहुत गोरे हैं और आप अगर वहाँ पर 1 साल भी रह लिए अफ्रीका में, तो वहाँ पे इतनी धूप आती है कि आप भी क्या 1 साल के अंदर आपको बहुत डिफरेंस मिल जाएगा। 1 साल पुरानी फ़ोटो चेक करिएगा, फिर अपनी शक्ल देखिएगा, आप देखना कितने काले हो गए होंगे। तो ऐसा क्या, वहाँ नेचुरली है कि वहाँ पे क्या इतनी गर्मी होती है जिसकी वजह से स्किन तक जल जाती है। रंग नहीं ढलता है, स्किन जल जाती है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, ये हो गया बहुत गर्मी जगह। और कुछ जगह है जो कि बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में जितना भी पानी है वो सब क्या है, बर्फ़ ही है। वो सारा का सारा वाटर बर्फ़ बन गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ठंडी बहुत है। और जो कुछ पोलर रीजन्स हो गई हैं, जो कि नॉर्वे साइड है, नॉर्वे एक देश है जो सबसे ऊपर है, वो कहाँ है, पोलर रीजन में। और भी कुछ हो गए, जैसे कि रशिया का जो अपर पार्ट होता है जिसे साइबेरिया कहते हैं, वो क्या, वो पूरा क्या बर्फ ही बर्फ है उसमें। तो वहाँ पे क्या लोग कम रहना पसंद करते हैं। और जो हमारा इंडिया है, इंडिया में क्या है, मतलब कि इंडिया में भी कई जगह गर्मी है और कई जगह सर्दी है। जैसे कि चले जाइए आप जम्मू कश्मीर, तो वहाँ पे बहुत सर्दी पड़ती है। और अगर आ जाइए केरला में, तो यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है। तो इनके बीच का एरिया जो होता है हमारा क्या, जो कि हो गया यूपी, राजस्थान, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो पूरा सूटेबल है हम लोगों के लिए। तो इसलिए जो यूपी है, यूपी का भी बहुत बढ़िया क्लाइमेट है, उत्तर प्रदेश का बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्लाइमेट है, जिसकी वजह से यहाँ पर 25 करोड़ तक की पॉपुलेशन रहती है। दूसरा क्या हो गया, सॉइल हो गया। सॉइल क्यों, देखो, जिस जगह की सॉइल जितनी ज़्यादा फर्टाइल होगी, उस जगह की पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगी। क्यों? अगर वहाँ की सॉइल फर्टाइल रहेगी तो क्या होगा, एग्रीकल्चर करने में, यानी खेती करने में उनको आसानी होगी। वहाँ जितना उगाएंगे उनको क्या फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ की जो खेती है, जो मिट्टी है, सॉइल है, अगर वो अच्छी होगी तो वहाँ पे ग्रेन्स अच्छे निकलेंगे, तुरंत निकलेंगे, काफ़ी अच्छे होंगे, बेस्ट क्वालिटी के होंगे। तो उनके लिए उनको महंगा बेचेंगे और उनसे क्या वो फ़ायदा कमाएंगे। फिर दूसरा क्या है, वाटर। अगर उस जगह वाटर, यानी कि अब जगह तो काफ़ी अच्छी है, सॉइल भी है, लेकिन वाटर सप्लाई नहीं है, तो वहाँ पे क्या पॉपुलेशन हो ही नहीं पाएगी। अब देखिए, जैसे यूपी है, यूपी में क्लाइमेट बढ़िया है, यानी टोपोग्राफी बढ़िया है। दूसरा क्या है, क्लाइमेट भी बहुत बढ़िया है। फिर तीसरा क्या है, सॉइल भी यहाँ की क्यों बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। फिर वाटर, यहाँ की वाटर सप्लाई बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स आती हैं, जैसे गंगा हो गई, ठीक है, यमुना हो गई, ऐसे ये तो मेजर रिवर्स है। और भी बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स जाती हैं। अभी मैं कहाँ, कानपुर में रहता हूँ, कानपुर से क्या गंगा रिवर जाती है। तो यानी कि, और गंगा रिवर भारत की सबसे बड़ी नदी है, जो कि
2525 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर तक की लंबी नदी है। और ये इतनी ह्यूज नदी है कि इससे पूरे कानपुर का पानी जो है, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में इसी से वाटर सप्लाई हो जाता है। और बाद में प्रयागराज में जाकर के इसमें ही क्या यमुना नदी भी आगे मिल जाती है। तो ये इसमें क्या बहुत ही ज़्यादा पानी हो जाता है, जिसकी वजह से क्या यूपी में पानी की कमी कभी नहीं होगी। इसलिए यूपी की भी क्या बहुत ही ज़्यादा, यूपी में भी बहुत पानी की कमी नहीं, यानी जिस जगह पानी की कमी नहीं होती उस जगह भी क्या पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। हाँ, फिर क्या है मिनरल्स, यानी कि एरिया विथ मिनरल डिपॉजिट आर मोर पॉपुलेटेड, यानी कि जो एरियाज में मिनरल्स होते हैं उस जगह क्या वो जगह बहुत ही ज़्यादा क्या पॉपुलेशन से भर जाता है, वो पॉपुलेशन डिपॉजिट एरिया ही हो जाता है। फिर क्या आता है कल्चरल, प्लेसेस विद रिलीजन्स एंड कल्चर सिग्निफिकेशंस अट्रैक्ट पीपल। वाराणसी, जेरूसलम एंड वेटिकन सिटी आर सम एग्जाम्पल्स। तो जो कल्चरल, यानी कि कल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं, अगर वहाँ पे कल्चरल प्लेसेस हैं उस जगह में, तो वहाँ पे क्या, वहाँ पे और भी ज़्यादा क्या बढ़ेगी, वहाँ पे और भी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी। जैसे कि हम यूपी का एग्जांपल लें, उतनी देर से हम लोग यूपी का एग्जांपल ले रहे हैं, इस बार फिर से ले लेते हैं, ठीक है। यूपी में क्या है कल्चरल प्लेस है, क्या वाराणसी, बनारस। तो बनारस कितनी कल्चरल प्लेस है, वहाँ पे कितने सारे टेम्पल्स हैं। तो क्या वहाँ लोग टूरिज्म करने जाएंगे, घूमने जाएंगे, उनको यहाँ का ये जगह अच्छी लग जाएगी तो वो यहीं रहने लगेंगे। फिर उनके बच्चे होंगे वो भी यहीं रहेंगे, फिर बच्चे के बच्चे होंगे, तो ऐसे क्या वो इनका भी क्या बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है और वो भी क्या यहीं पे रह रही, ठीक है। एक और कल्चरल प्लेस है यूपी में, क्या अयोध्या में लोग घूमने जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारे किले और अभी राम मंदिर बनने वाला है। तो ये क्या लोग यहाँ पे रहेंगे और पॉपुलेशन बढ़ेगी। ये तो होगी यूपी की बात। अब बाहर की बात करें, जैसे कि जेरूसलम, तो जेरूसलम जो है वो भी क्या एक धार्मिक स्थान है, एक कल्चरल प्लेस है। कहाँ पर है, इजराइल में। तो वहाँ पे जब लोग जाएंगे तो कल्चरल प्लेस को समझ करके क्या वहीं पे रुक जाएंगे, उसकी टोपोग्राफी देखेंगे, क्लाइमेट देखेंगे, सॉइल देखेंगे, वाटर सप्लाई है या नहीं, और कल्चरल प्रैक्टिसेस भी देखेंगे, तो क्या वो भी वहाँ पर रह लेंगे। फिर क्या एक वेटिकन सिटी कहाँ, इटली में, इटली यूरोप में। तो वहाँ भी क्या वो एक कल्चरल प्लेस है इटली की। तो वहाँ पे जब लोग जाएंगे उनको जगह अच्छी लगेगी, टोपोग्राफी भी अच्छी है, क्लाइमेट भी अच्छा है, वाटर सप्लाई भी अच्छा है, तो क्या वहाँ पर रह जाएंगे। फिर क्या है हमारा इकोनॉमिक। अब जहाँ पर इकोनॉमिक, यानी कि जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, वहाँ जब लोग आ गए उनको काम करना है, तो क्या फैक्ट्रीज होंगी, तो फैक्ट्रीज में जाएंगे, कंपनीज खोलेंगे, खुद का स्कूल खोल देंगे। तो ऐसा क्या, तो इकोनॉमिक होगी तो वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ओसाका जो कि जापान में, मुंबई इंडिया में है। ये क्या डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। मुंबई में भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, जैसे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री हो गई, ये तो खाली बॉलीवुड की है, और भी बहुत ही ज़्यादा रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज हैं, रिलायंस है, वो सब वहीं पर तो है। तो इसलिए वो क्या वो जगह काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। अब क्या था हमारा पॉपुलेशन चेंज। The population change refer to change in the number of people during a specific time. The word population has not been stable. It has increased manifold as seen in figure 5.3. Why? This is actually due to change in the number of births and deaths for an extremely long period of human history until the 1800s. The world's population grew steadily but slowly. Large number of babies were born, but they died early too. This was as there were no प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़। तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि पॉपुलेशन चेंज। अब देखो, जैसे एक जगह है उसका नाम हम लोग रख देते हैं उसका नाम हम लोग रख देते हैं क्रिकेट। तो एक जगह है, उस जगह का नाम है क्रिकेट। तो उस क्रिकेट में बहुत सारे लोग रहते थे, ठीक है। फिर क्या होने लगा कि एक डिजीज़ आ गई, कोरोना वायरस नाम की। तो क्रिकेट जगह में एक डिजीज़ आ गई,
कोरोना वायरस नाम की, और वो डिजीज़ क्या कर रही थी, उसकी कोई दवाई ववाई नहीं, कोई एंटीट्यूड नहीं, उसकी कोई वैक्सीन नहीं, तो क्या वो लोगों को मारना शुरू करने लगती है। और उसके बाद क्या, वहाँ पे अगर 100 लोग रहते हैं तो 80 लोग इस बीमारी से मर जाते हैं, और अचानक से पॉपुलेशन में चेंज आ जाता है, और क्या होता है, 90 उसकी क्या 80% की पूरी जनसंख्या मर जाती है, और खाली 20% 20 लोग ही बचते हैं। ये होता है क्या, सब सडनली पॉपुलेशन चेंज। तो क्या, क्रिकेट में पहले 100 लोग रहते थे, अब क्या, अब खाली 20 ही लोग बचे हैं। मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस क्रिकेट में एक जगह का नाम है क्रिकेट, मैंने अभी बनाया, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, तो अब क्या होता है कि जैसे बहुत सारे जैसे बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया, माइग्रेशन हो गया, और नेचुरल ग्रोथ रेट हो गया, ये कुछ क्या, हाँ, तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, ये कुछ टर्म दी गई होती हैं कि जब लोग मरते हैं तो क्या बताया जाता है, जब लोग का जन्म होता है तो क्या बनाया जाता है। जैसे कि बर्थ रेट, अब कोई जगह है, अब पॉपुलेशन चेंज, अब एक सरकार है, ठीक है, उसको जानना है कि उसके कंट्री में, उसके कंट्री में या उसके एक स्पेसिफिक स्टेट में जनसंख्या बढ़ रही है कि घट रही है, तो वो क्या, वो पॉपुलेशन जानने के लिए जाएगा, तो उसको क्या कुछ स्लॉट दिए जाएंगे, मतलब कि जैसे वो जाएगा तो उसे क्या जाएंगे सरकार, तो उसको एक चार्ट दिखाया जाएगा, उस चार्ट में एक तरफ से एक कॉलम में लिखा होगा बर्थ रेट, फिर लिखा होगा डेथ रेट, फिर होगा मिग्रेशन, और होगा नेचुरल ग्रोथ रेट। तो क्या होता है कि हाँ, तो जो बर्थ रेट है तो उससे सपोज लिखा कि 1000, फिर आ गया डेथ रेट, यानी कि फिर आ गया डेथ रेट, तो 1000 तो पैदा हुए, और 1000 के बाद 500 मर गए तुरंत, हाँ ठीक है, पैदा होते ही 500 मर गए, तो कितने बचे माइग्रेशन में, 500 बचे, फिर उनकी नेचुरल ग्रोथ हुई, और अगर उन 500 में से किसी की क्या डेथ हो जाती है, किसी भी कारणवश एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ टूट जाता है तो दर्द के कारण मर जाता है, कोई सुसाइड कर लेता है, छत से कूद जाता है, तो ऐसे करते करते क्या, अगर आखिरी में 100 लोग बचते हैं तो वो क्या, नेचुरल ग्रोथ रेट उनको क्या कहा जाता है। माइग्रेशन इज अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंज, पीपल में मूव विद इन अ कंट्री और बिटवीन between countries. Emigrants are people who live a country are people who live a country. Immigrants are those who arrive in a country. Countries like the United States of America, Australia have gained in numbers by in-migration or immigration. Sudan is an example of the country that has experienced a loss in population numbers due to out migration or immigration. The general trend of international migration is from the less development nations to the more developed nation in search of better employment opportunities within large countries. Large number of people may move from the rural to urban areas in search of employment, education and health facilities. तो क्या कहते हैं फ्रेंड, जैसे कि एक जगह में लोग रह रहे हैं रूरल एरियाज में, और वहाँ पे एजुकेशन के लिए कुछ नहीं, उनके बच्चों के लिए, उनके काम करने के लिए फैक्ट्रीज नहीं है, ठीक है, कुछ भी खरीदने के लिए कोई दुकान नहीं है, खाने अनाज के लिए भी कोई दुकान नहीं है, तो क्या वो रूरल एरिया से निकल करके कहाँ, गांव के एरिया से निकल करके शहर अर्बन एरियाज में चले जाएंगे, और अर्बन एरियाज में जाने के बाद वो वहाँ पे रुक जाएंगे, तो इसी को क्या सडनली पॉपुलेशन चेंज हम लोग कहते हैं। हाँ, patterns of population change, rates of population growth vary across the world. Although the world's total population is rising rapidly, not all countries are experiencing this growth. Some countries like Kenya have high population growth rates. They had both high birth rate and death rates. Now with improving healthcare, death rates
have fallen, but birth rates still remaining high, leading to high growth rates. तो क्या कहते हैं, कुछ रेट होती है पॉपुलेशन की होती है, जैसे कि बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया। तो एक देश है क्या, उसका नाम केन्या है। तो केन्या में जो बर्थ रेट है वो तो बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि केन्या में जो बर्थ रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन जो वहाँ का डेथ रेट है वो भी क्या, बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वहाँ पे हेल्थ केयर अच्छा नहीं है, हेल्थ सिस्टम नहीं अच्छा है। वहाँ पे क्या, अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो उसको क्या तुरंत इलाज नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं होती जो उसी के लिए बनी होती है, या फिर वैक्सीन नहीं होती, और या फिर उसके बाद दवाइयाँ नहीं होती, सीरेंज नहीं होती, और बहुत सारी जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं किसी के भी इलाज में, किसी के भी ट्रीटमेंट में, तो वो वहाँ पे नहीं होते। इसलिए क्या, वो ख़त्म हो जाते हैं वहाँ के जितने भी बच्चे होते हैं। अब क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अब हमारा पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। How crowded a country is has little to do with its level of economic development. For example, both Bangladesh and Japan are very densely populated, but Japan is developed than Bangladesh. To understand the role of people as a resource, we need to know more about their qualities. People vary greatly in their age, sex, literacy level, health conditions, occupation, and economic level. It is essential to understand these characteristics of the people. Population composition refer to the structure of the population. The composition of population help us to know how many are males or females, which age group they belong to, how educated they are, and what type of occupations they are employed in, what their income levels and health conditions. तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि जो क्राउडेड कंट्री होती है वहाँ पे क्या, कैसे जानते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? तो जैसे एक एग्जांपल ले लिया जाए कि जो एक देश है बांग्लादेश और एक दूसरा देश है जापान। तो जो बांग्लादेश और जापान है, इनकी जो पॉपुलेशन वो लगभग सेम ही है। वो दोनों डेंसली पॉपुलेटेड में, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन एकदम सेम ही पॉपुलेशन है। जैसे जापान में रह रहे हैं 20, तो बांग्लादेश में रह रहे हैं 21। तो ऐसे ही बस सेम है 19-20। तो क्या होता है कि जो बांग्लादेश है वो थोड़ा कम डेवलप है, लेकिन जो जापान है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप है। बांग्लादेश एक डेवलपिंग कंट्री है और जापान एक डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। हाँ, तो वो क्या, एक डेवलप्ड कंपनी नहीं, कंट्री है, ठीक। तो क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो क्या, एक ग्रेट लेवल ऑफ लिटरेसी से निकल रहे हैं, और हेल्थ भी मिल रही, मतलब कि हेल्थ कंडीशन भी है, और वो लोग क्या, पीपल जो हैं वो ग्रेटली इन देयर एज, यानी कि जो पीपल हैं वो क्या, अपने एज में, अपने रिलीजन में, अपने लेवल में, हेल्थ कंडीशन में, ऑक्यूपेशन में और इनकम लेवल में क्या, सब सेम ही है। लेकिन ऐसा क्योंकि जापान जो है वो आगे है और जो बांग्लादेश है वो थोड़ा सा पीछे है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ की जो लिटरेसी रेट है, और वहाँ लिटरेसी रेट के साथ ही वहाँ पर जो लोग रिसर्च करते हैं, यानी कि जापान में है, वहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना रिसर्च करने में निकाल देते हैं। और जहाँ हम बात करें बांग्लादेश की, तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे बांग्लादेश में क्या, आदमी अपना काम करता है, घर आता है, घर में सो जाता है, फिर अगले दिन उठ करके क्या, काम करने ही चला जाता है। The shape of population pyramid tells the story of the people living in the particular country. The number of children below 15 years are shown as the bottom and reflect the level of birth. The size of the top shows the number of aged peoples above 65 years and reflects the number of deaths.
The population pyramids also tell us how many dependents there in a country. There are two groups of dependents: young dependents aged below 15 years and elderly dependents aged over 65 years. Those of the and elderly, those of the working age are economically active. The population pyramid of a country is which birth and death rates both are high is broad at the base and rapidly narrows towards the top. This is because although many children are born, a large percentage of them die in their infancy. Relatively few becomes adults and there are very few old people. This situation is typified by a pyramid shown for Kenya. In countries where death rates, especially amongst the very young, are decreasing, the pyramids is abroad in the younger age groups because more infants survive it to adulthood. This can be seen in the pyramid of for India. तो क्या कहा जा रहा है फ्रेंड्स की जो पिरामिड्स होता है वो बताता है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है, मेल्स है फीमेल्स है, वो कैसी है। तो अगर देखा जाए कि जो बॉटम में दिखाया जा रहा है जैसे कि हाँ, तो यहाँ पे 10 तक नंबरिंग है किसकी, बॉयज़ की। इधर इस तरफ मेल्स हैं और इस तरफ क्या फीमेल्स हैं। तो जो सबसे नीचे है वो है 1 टू लेकर के 15, 1 से लेकर के 15 साल के बच्चे, और ऑरेंज कलर में वो भी 1 से लेकर के 15 साल तक की लड़कियां, और यहाँ पर है 1 से लेकर के 15 साल तक के लड़के। फिर ऊपर जाओ तो ऊपर क्या 5 से 9 बचते हैं। फिर ऊपर जाओ, ऊपर जाते जाते क्या बचते हैं कि आखिरी में 70 प्लस एज के ही बहुत ही कम बचते हैं। बाकी ऊपर जाते जाते क्या ये सारे खत्म, यानी कि जो लाइन देख पा रहे हो वो खत्म होते जा रही, कम होते जा रही। वो क्यों? क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो क्या मरते ही चले जा रहे हैं। इसी को क्या परसेंट ही, इसको भी क्या परसेंट ही कहते हैं। और यहाँ पर जो केन्या का दिखाया जा रहा है कि केन्या में 4 साल तक के बच्चे हैं, उसके बाद 5 से 9 तक कुछ ही बचते हैं। फिर कुछ करते करते क्या आखिरी में जो 75 प्लस हैं वो बहुत ही कम बचते हैं। फिर बात करते हैं हम इंडिया की। तो इंडिया में क्या होता है कि पहले बच्चे कम, फिर ज़्यादा हो जाते, फिर कम हो जाते, और ऊपर आते आते 85, यानी कि इंडिया में जो नॉर्मल एज हर आदमी जीता है वो 85 से 84 तक की एज में क्या इंडिया में लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन उसके बाद वो नहीं पहुंचते, और बहुत ही कम। आपको मैं बता दूं, मेरी एक रिलेटिव है, मेरे डैडी की ग्रैंड मदर, वो 100 प्लस हैं और वो अभी भी हैं, बिल्कुल ठीक हैं। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, लेकिन जो एक एवरेज लिया जाता है वो होता है 80 प्लस 85, उसके आगे नहीं। और कुछ केसेस में होता है कि आदमी ज़्यादा जी लेता है, और कुछ में होता है कि वो 85, लेकिन जो एवरेज है वो क्या है, हर 85 इंसान, हर इंसान जो कि बूढ़ा होता है वो होता है कि 85 में ही ख़त्म होगा। चलो, इंसान तो ख़त्म हो गया, और इसी के साथ हमारा टॉपिक भी ख़त्म हो गया। टॉपिक ख़त्म हो गया तो हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो गया। इसके एक्सरसाइज वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि इसकी एक्सरसाइज भी नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म हो गई। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि ये वीडियो भी ख़त्म हो गई। तो बाय गाइज।